तो डिपेंड करता है, एक्सेल एक्सीज वो डिपेंड करता है ओमेगा पे। तो सीरीज एलसीआर, सीरीज एलसीआर, सीरीज एलसीआर में हुआ था रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब है, वो है 1/√LC। और इस फ्रीक्वेंसी पे करंट है मैक्सिमम, जेड है मिनिमम, पावर ट्रांसफर जो एवरेज पावर ट्रांसफर है, फेज डिफरेंस है 0, और पावर है मैक्सिमम, पावर ट्रांसफर मैक्सिमम हो रहा है। सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है, फेज डिफरेंस 0 है तो सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, रेजिस्टिव। तो इसके कुछ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो ग्राफ अगर देखते हैं तो हम फाइंड करेंगे क्वालिटी फैक्टर, उसके बाद बैंडविड्थ क्या है। तो ये मान लिया कि पहला ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ग्राफ्स ऑफ सीरीज एलसीआर। ग्राफ्स ऑफ सीरीज एलसीआर। सीरीज एलसीआर में कौन कौन से टाइप के ग्राफ पूछे जा सकते हैं। पहला तो एक करंट वाला ग्राफ ड्रॉ किया था कि करंट वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ग्राफ हो जाएगा करंट वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो करंट वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में ये देखा था कि यहाँ कहीं रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ से कोई रेजोनेंस हो रहा है, तो ऐसा ऐसा होगा कंप्लीट ग्राफ। ये किसी रेजिस्टेंस के ऊपर होगा R1, और इसके बाद सेम अगर L और C सेम है, सिर्फ रेजिस्टेंस हम चेंज करते हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस, क्योंकि ओमेगा तो तभी सेम होगा जब L और C सेम होगा। तो सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो इस टाइप का पीक बढ़ जाएगा। तो पीक बढ़ने का मतलब है कि शार्प रेजोनेंस और बेटर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। तो उसका एक पैरामीटर है क्वालिटी मेजर करने का, क्वालिटी फैक्टर, वो अभी कैलकुलेट करेंगे। तो इस ग्राफ को देख के कंपेयर करेंगे तो R1 इज मोर देन R2, हाई रेजिस्टेंस तो लो करंट फ्लो होगी। ये हुआ करंट का। दूसरा ग्राफ है, अगर हम Z को प्लॉट करते हैं, Z मतलब इंपिडेंस वर्सेस ओमेगा, इंपिडेंस वर्सेस ओमेगा। अब इसमें देखो, इस ग्राफ में, करंट वाले ग्राफ में क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऐसा दिया हुआ होगा, मान लो तुम्हें एक सर्किट गिवन है और एलसीआर की वैल्यू तुम्हें गिवन है। मान लो एलसीआर की वैल्यू आ गई, एलसीआर की वैल्यू आ गई कुछ, एलसीआर से हमने फाइंड कर लिया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू आ गई कि 100 हर्ट्ज आ रही है, 100 रेडियन पर सेकेंड। तो 100 रेडियन पर सेकेंड अगर वैल्यू आती है, और तुम्हें दिया हुआ है कि कोई एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, उस सर जो एक्सटर्नल सोर्स है, उस एक्सटर्नल सोर्स के फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर रहा है। तो एक्सटर्नल सर्किट के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को मान लो वो दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, ओमेगा चेंजेस फ्रॉम 50 to 90, या ऐसे दिया हुआ है 120 से 150, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। तो वैसे केस में अब हमें ये जज करना होगा कौन सा पार्ट हम देखेंगे। 50 से मान लो ये 100 आया, तो 50 से 90 का मतलब हमें ये पार्ट मिलेगा। तो इसके लिए देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट करंट वर्सेस ओमेगा ग्राफ है। तो यहाँ से इस टाइप का ग्राफ हमें मिल जाएगा। ग्राफ का जो है, इस टाइप का जो नेचर है उसका एक पार्ट हमें मिलेगा, ये 50 से 90 के लिए। 120 से 50 है तो रेजोनेंस को क्रॉस कर गया, रेजोनेंस को क्रॉस कर गया तो वो जो डाउनवर्ड वाला डिक्रीजिंग वाला होगा, उस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो ऐसे ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तब इसमें कंफ्यूज करने के लिए मान लो ऐसे ग्राफ वर्सेस ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक है। 150 से 1 ऐसा, ठीक है। कॉन्वेक्स टाइप का है बाहर, यहाँ पे कॉन्केव टाइप का है, तो हमें कौन सा ग्राफ लेना है,
ग्राफ कौन सा होगा? कॉनकेव टाइप का जो होगा, समझ रहे हो, कॉनकेव ओके। टाइप का, क्योंकि उसका नेचर जो है फाइनली वो इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रहा है। अगर ये ग्राफ है तो इसका नेचर कभी डिक्रीजिंग नहीं है, ये ऐसे 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 आके कहीं पे कट कर देगा, तो जीरो किसी गिवन फ्रीक्वेंसी पे ही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये कॉनकेव, यस सर। कॉनकेव टाइप का होगा, तो ये ग्राफ हम रिजेक्ट कर देंगे, ये ग्राफ जो है सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही इसमें ये हो जाएगा। इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कॉन्वेक्स कॉनकेव बना सकता है। तो पार्ट ऑफ द ग्राफ पूछा जा सकता है कि रेजोनेंस के ग्राफ से कोई पर्टिकुलर ग्राफ की कहानी उसमें लंबी सी सुनाई हुई है, स्टूडेंट है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, ऐसा 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 कर रहा है, उसके पास रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है। जो असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट में एसी चैप्टर में लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो वो अटेम्प्ट करोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्सी, एक्सएल, रेजिस्टेंस और जेड, चारों एक ही ग्राफ में। तो चारों अगर एक ही ग्राफ में देखते हैं तो फिर से वही चीज, एक्सएल जो है वो जीरो होगा। एक्सएल तो लीनियर वाला ग्राफ मिलता है, तो ये हो जाएगा एक्सएल। एक्सी जो है 1/ओमेगा सी होता है, तो वो ऐसे टाइप का होगा, कहीं रेसिप्रोकल फंक्शन। ऐसा होगा। रेजिस्टेंस तो ओमेगा से इंडिपेंडेंट होता है, ये एक्सी है और ये एक्सएल है। रेजिस्टेंस तो ओमेगा से तो वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है, सेम लेवल पे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर, ऐसे कहीं भी मान लेते हैं। ये है रेजिस्टेंस। ये आर की वैल्यू है एक्स, ये हो गया। अब तीनों का कंबाइंड चल रहा है, तो ये जो पॉइंट है यही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो कंबाइंड है यही है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जहां पे रेजोनेंस इधर ही रेजोनेंस होगा। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अब Z की तरफ देखेंगे तो जैसे फ्रीक्वेंसी लो होगी एक्सएल तो जीरो हो जाएगा, एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट पहुंच जाएगी। तो Z के इक्वेशन को अगर देखोगे तो इस टाइप का था इक्वेशन, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसा। तो जब एक्सी इनफाइनाइट जाएगा तो पूरे टर्म को इनफाइनाइट लेके चला जाएगा ये, मतलब Z भी क्या हो जाएगा, Z भी इनफाइनाइट हो जाएगा, Z भी इसी टाइप का होगा। मतलब सर्किट जो है फुल कैपेसिटिव टाइप का हो गया। लोअर फ्रीक्वेंसी पे वही सर्किट कैसा बिहेव करेगा, फुल कैपेसिटिव। उसके हाँ सर। बाद जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आते आते क्या होगा, ये आते आते नीचे, फिर जब एक्सी एक्सएल दोनों बराबर हो गए तो वहां पे जेड जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। ये टर्म जीरो हो गए तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये टर्म जीरो हो गया, जेड इज इक्वल टू आर, मतलब ये ग्राफ यहाँ पे टच करेगा। फिर जब इनफाइनाइट होगा एक्सेल तो ये अपनी तरफ ग्राफ को लेके चला जाएगा, पूरे टर्म को इनफाइनाइट की तरफ लेके जाएगा, तो इसके बाद एक्सेल जो है डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ग्राफ हमको मिल जाएगा जेड के लिए, कि जेड की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमें रेजोनेंस पे मिलेगी। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर एलसीआर सर्किट, तो वो हो जाएगा रेजिस्टेंस के बराबर। तो ये रेजिस्टेंस, जब एक्सएल और एक्सी ये, जीरो। हाँ। तो इससे बिफोर जो है कैसा नेचर है, इससे पहले सर्किट का नेचर जो है वो कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव बिहेवियर है। इसके बियॉन्ड कैसा है, वो जो है इंडक्टिव बिहेवियर है, और इस पॉइंट पे एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टिव है, ठीक है। तो अब इसमें अगर ऐसा देखते हैं कि ये हो गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट, ये ग्राफ जेड का प्लॉट कर दिया। मान लो हमें फेज प्लॉट करना है, फेज, फेज वर्सेस ओमेगा, पावर फैक्टर एंगल, फाई वर्सेस ओमेगा हम प्लॉट करना चाहते हैं। तो उस केस में अप्रोक्सीमेट, क्योंकि कुछ इक्वेशन स्टैंडर्ड तो मिल नहीं पाएगा, बस नॉन लीनियर टाइप का कुछ ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो यहां से ये है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इससे पहले जो है कैपेसिटिव बिहेवियर है, तो कैपेसिटिव में क्या होगा, वो लैग कर रहा होगा। तो फाई जो है वोल्टेज के लिए प्लॉट करेंगे, सीरीज में तो करंट सेम है, तो करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज प्लॉट कर रहे हैं। तो जब कैपेसिटिव होगा तो कैपेसिटिव का तो वही है आइस, ये हो जाएगा वोल्टेज और ये हो जाएगा करंट।
कैपेसिटिव टाइप में, और इंडक्टिव टाइप में ये ऐसे हो जाएगा। तो प्योरली इंडक्टिव कब होगा? जब वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। अगर इनफाइनाइट हो गया, इंडक्टर बहुत ही ज्यादा हो गया, तो कैपेसिटर और वो रजिस्टर छोटे हो जाएंगे, सर्किट जो है प्योरली इंडक्टिव हो जाएगा। प्योरली इंडक्टिव होने का मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री। प्योरली कैपेसिटिव प्योरली कैपेसिटिव जब ओमेगा 0 होगा। तो यहाँ पे ये -π/2 हाँ और फिर यहाँ पे आते आते जब यहाँ पहुंचेगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 के बाद यहाँ पे प्लस π/2 होगा, और वो कहाँ पे होगा? वो इन्फिनिटी पे ऐसे होगा। तो इस टाइप का ग्राफ +π/2 से -π/2 के बीच में ये चेंज होगा। ठीक है। मान लो एग्जाम में ऐसा चेंज हो सकता है कि करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज को फेज डिफरेंस देख रहे हैं, तो इसी का रिवर्स मान लो हम वोल्टेज के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे, तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट लैग कर रहा है, तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में अगर करंट लैग करेगा, यहाँ पे लीड कर रहा है, तो यहाँ पे π/2 से स्टार्ट होके ऐसे नीचे हो जाएगा। समझ रहे हो? बट नेचर ऐसा ही रहेगा, एक में +π/2 होगा तो दूसरे में -π/2 होगा। जनरली सीरीज में करंट सेम है, इसीलिए करंट के रेस्पेक्ट में हम फेज डिफरेंस प्लॉट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट है, इसमें से हम फाइंड करते हैं बैंडविड्थ। तो यहाँ पे बैंडविड्थ it is the difference of the frequencies. It is the difference of the frequency at which power of the circuit is half of the maximum value. हाफ। मतलब कि यहाँ पे जैसे अगर हमने पावर वर्सेस ओमेगा को देखा, पावर वर्सेस ओमेगा देखते हैं, तो पावर वर्सेस ओमेगा क्या होगा? पावर यहाँ पे है तो पावर भी करंट के साथ ही जाएगा। जो एवरेज पावर, ऑब्वियसली ये क्या है? एवरेज पावर है। एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi। ठीक है, IRMS इंटू cos phi। तो जब ओमेगा 0 होगा तो इनफाइनाइट होगा, तो करंट 0 हो जाएगी, तो पावर भी 0 होगा। ठीक है, पावर भी 0 होगा, करंट को फॉलो करेगा। चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं I²R VRMS/Z, तो IRMS का स्क्वायर बाई Z इंटू cos phi, ऐसा लिखा जा सकता है। नहीं सॉरी, I²Z VRMS इज इक्वल टू I²Z। तो ये हो जाएगा IRMS का स्क्वायर इंटू Z इंटू cos phi। मतलब जैसा करंट को फॉलो कर रहा है, करंट अगर इंक्रीज हो रही है तो पावर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो पावर यहाँ से इंक्रीज करते करते ये मैक्सिमम तक पहुंच गया, फिर ये डिक्रीज करेगा, इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगा। ये हमारा मैक्सिमम पावर है, जिसको हम बोल सकते हैं P0। ये कब होगा? ये जब इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ω0। अब इस पावर का हाफ यहाँ पे होगा P0/2। P0/2 इस पे है, और इस पे दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक को हम मार्क कर देते हैं ω1 और दूसरे को मार्क कर देते हैं ω2। सो व्हाट इज द बैंडविड्थ? इट इज द difference between frequencies। It is the difference between frequencies at which power is half of the maximum value। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, इसीलिए थोड़ा ध्यान से हर एक स्टेप को देखना। तो इस पे हमें ओमेगा फाइंड करना है कि किस पे हाफ होगा। तो पावर हाफ हो तो मैक्सिमम पावर लिख लेते हैं पहले। व्हाट इज मैक्सिमम पावर? P0 is equal to VRMS IRMS cos phi। तो VRMS जो है उस मोमेंट पे इसको लिख लेंगे V0/√2 V0/√2, और ये हो जाएगा I0/√2। फाई तो यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा 0, cos phi 1 हो जाएगा।
cos phi 1 v इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो ऐसा लिख सकते हैं कि v नॉट को आई नॉट इंटू आर अगर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई, आई नॉट इज द पीक करंट। अब हाफ जो पावर होगा किसी जनरल इंस्टेंट पे पावर, किसी जनरल इंस्टेंट पे जो पावर होगा, जो P होगा, दैट P इज इक्वल टू वी आर एम एस, वी आर एम एस को लिख लेंगे आई आर एम एस इंटू जेड, तो ये हो जाएगा आई आर एम एस इंटू जेड आई का होल स्क्वायर। इंटू जेड इंटू कॉस फाई, कॉस फाई। तो कॉस फाई को क्या लिखेंगे, अगर फेजर डायग्राम देखोगे तो फेजर डायग्राम में ये हो जाएगा, अगर ये फेजर डायग्राम है तो ये एक्सएल माइनस एक्सी है, जो भी है, लीड कर रहा है लैग कर रहा है जो भी है, इधर जो है लीडिंग होगा उधर लैगिंग होगा, तो कहीं पे भी कॉस फाई अगर फाइंड करेंगे तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, हाँ सर। कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई रूट टू, तो ये 2 इंटू जेड इंटू आर बाई जेड, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो जनरल जो पावर होगा, इसमें कुछ तो गलत हुआ यार, आई नॉट स्क्वायर आर